हेलो सुपरस्टार्स बच्चों, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। और आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, तो ये आपको पता होगा, ये चैप्टर अपना सेकंड है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें हम लोग बेसिकली वन शॉट वाली सीरीज़ है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो आप, जो अपनी बोर्ड वाली चल रही थी, रिड्यूस सिलेबस वाली। तो इसमें वन शॉट की को मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया इसमें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे इसमें, और जितने भी टॉपिक्स हैं उसको बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे बेसिकली, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए होंगे, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या है, रिड्यूस्ड सिलेबस पर बेस्ड है पूरा, ठीक है। जो 2021 वाले बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखते हुए इसको देखना वीडियो को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ मिक्सचर। तो बेसिकली वैसे तो इसका कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है मिक्सचर का, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ मिक्सचर क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वो दोनों जो हम लोग मटेरियल सब्सटेंस लेंगे, बेसिकली जो सब्सटेंस लेंगे दो या दो से ज़्यादा, वो क्या होंगे, केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, है ना। केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे। जैसे हम लोगों ने रेत और नमक ले लिया, उसको मिला दिया, वो एक मिक्सचर हो गया, है ना। जैसे होता है ना मिक्सचर, नमकीन जैसे बोलते हैं हम लोग मिक्सचर, ठीक है। तो वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर तुम ले लो शुगर सॉल्यूशन, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है। पानी और शुगर, है ना। तो वो एक क्या होता है, एक मिक्सचर होता है बेसिकली। तो ये दो तरीके का होता है, एक हो सकता है तुम्हारा हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस, ठीक है। तो इन वर्ड्स को मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है, हेट्रो और होमो। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। और होमो मीन्स होता है सेम, क्या होता है, सेम, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स उन मिक्सचर्स को कहा जाता है जिनमें आपका फेस जो होता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है, फेस डिफरेंट रहता है। अगर देखो मैं इसका एक पिक्चर लेकर आया हूँ, ठीक है, इसकी बनाया है। तो देखो इसमें क्या है, बेसिकली अगर तुम इसको गौर से देखोगे तो इस पॉइंट से तुम यहाँ से कुछ एक यूनिट एरिया वॉल्यूम लेते हो यहाँ से, ठीक है। क्या लेते हो, यूनिट वॉल्यूम लेते हो यहाँ से, और तुम यहाँ से यूनिट वॉल्यूम लेते हो। क्या तुम्हें एक जैसा नजर आ रहा है ये दोनों, मतलब यूनिट वॉल्यूम लिया है, ठीक है। वॉल्यूम एक ही एक जैसा है, लेकिन जो इसमें सॉल्यूट रहा होगा, जो मिलाया गया होगा इसमें चीज़ें, वो क्या होगा, इसमें कुछ और कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का और इसमें कुछ और कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का। मतलब पूरे इसमें कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, फेसेस अलग होंगे दोनों के, है ना, जो दो चीज़ें मिलाई गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। तो इससे बहुत क्लियर हो गया होगा, अगर तुम ऑयल को पानी में डालते हो तो तुम्हें एक अलग सी लेयर नज़र आती है, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड भी कहा जाता है इनको, ठीक है, जो एक दूसरे में मर्ज नहीं होते, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर या फिर बोला जाए, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के लिए देखो, इसको देखो, अब देखो अब क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ से तुम एक यूनिट वॉल्यूम निकालो और यहाँ से एक यूनिट वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है होमोजीनियस वालों में, कि यहाँ इस वाले पोर्शन में देखा गया सॉल्यूट उसी क्वांटिटी में, जैसे एक्स ग्राम मिला यहाँ पे सॉल्यूट, तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा, एक्स ग्राम ही सॉल्यूट मिलेगा यूनिट वॉल्यूम में। समझ में आई कहानी, ये होती है तुम्हारा होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं इनको, ठीक है। कहानी समझ आई, ये कहानी मिक्सचर्स की। ओके, अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसका आंसर है ये, जो हम लोग सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा चैप्टर, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब समझ में आया होगा आपको, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिख सकते हो शुगर प्लस वाटर, ठीक है, या फिर सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, यूरिया प्लस एल्कोहल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, जो एक होमोजिनिटी दे दे, क्या दे दे, होमोजिनिटी दे दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास होते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, एक होते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें जो ये बोला गया ना, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हम ले सकते हैं। तो जब दो कंपोनेंट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स, ठीक है,
तो उसको क्या बोला जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, बाई मतलब दो, ठीक है। टर्नरी यहाँ पर होता है थ्री से रिलेटेड, तो जब थ्री कंपोनेंट्स होंगे तब उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाएगा। और क्वाटरनरी यहाँ पर बताया जा रहा है फोर से रिलेटेड है, ठीक है, जब हमारे पास चार कंपोनेंट होंगे, ठीक है। मतलब चार चीज़ों ले ली तुमने, एक ये, एक ऐसे, एक ये ले ली और एक ये ले ली, इनको तुमने मिलाया एक दूसरे में और इन्होंने एक होमोजिनिटी दे दी और एक सॉल्यूशन बना लिया, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो बस यही कहानी है इसके पीछे की, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लेना इतना पोर्शन। चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने क्या क्या कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, तो बेसिकली दो ही तरीके के कंपोनेंट हो सकते हैं तुम्हारे सॉल्यूशन के। पहला होता है तुम्हारे पास सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। और ये बात तो आपने सुनी रखी होगी बचपन से ही कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, ठीक है, क्या मिलता है तुम्हें, सॉल्यूशन मिलता है। तो ये तो बचपन से ही सुनते आ रही होगी वाली कहानी, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, ये क्या है फिर, ठीक है। तो बेसिकली बाइनरी में तो देखो एक क्या होगा, एक होगा तुम्हारे पास सॉल्यूट, ठीक है, और एक होगा तुम्हारे पास सॉल्वेंट। ये तो सिंपल सा है ना, अगर दो कंपोनेंट है तो एक उसमें से सॉल्यूट हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर थ्री कंपोनेंट है तो इसमें से कौन कितने सॉल्यूट होंगे, कितने सॉल्वेंट होंगे, तो इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है कि देखो हमेशा एक सॉल्वेंट होता है, हमेशा एक ही सॉल्वेंट होता है, और बाद बाकी की जो बचता है वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे सॉल्यूट हो जाएंगे। समझ में कहानी ऐसी, अगर मैं इसकी कहानी लिखना चाहूँ तो एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और इसमें कितने सॉल्यूट हो जाएंगे, तीन सॉल्यूट हो जाएंगे। कहानी समझ में आई ये वाली, ठीक है। और होते ही दो कंपोनेंट है बेसिकली, बस एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इनको डिफाइन कैसे करें भाई, ठीक है, तो डिफाइन भी कर देते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्वेंट क्या होता है, तो इट इज़ डेट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कि रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन में होता है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे सॉल्यूशन है मेरे पास एक ये, ठीक है, तो इसमें देखो एक सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है, देखो बस ये येलो वाला इतना ही है, ठीक है, तो येलो वाला क्या हो जाएगा अपना, सॉल्यूट हो जाएगा, जो कम क्वांटिटी में, रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है, किसमें, स्मॉल प्रोपोर्शन में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिल्कुल सही, सॉल्यूट। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, ये ग्रीन वाला, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल्वेंट। ये ऐसा बोला जाता है ज़्यादातर, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए कि 50-50% हो जाए दोनों, ठीक है, तब कहानी क्या आती है, तब तो भाई लड़ाई होगी डेंजर वाली। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्वेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ये क्या है पॉइंट, सॉल्वेंट उसको कहेंगे, उस कंपोनेंट को कहेंगे सॉल्यूशन के जो कि उसको फेज दे रहा है ना। अब फेज तुम समझ रहे हो फेज क्या है, ठीक है। बेसिकली फेज क्या है तुम्हारा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो तीन तरह के फेज होते हैं किसी भी मैटर के। तो बेसिकली सॉल्यूशन का क्या फेज है ना, सॉल्यूशन का फेज क्या है, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन का फेज होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन का फेज होगा, जैसे 50% तुमने डाला सॉलिड, ठीक है, और 50% कुछ था तुम्हारा लिक्विड, ठीक है, क्या था, लिक्विड था, ठीक है। जैसे तुमने ले लिया NaCl, ठीक है, सॉलिड के टर्म्स में, और लिक्विड के टर्म में ले लिया वाटर, ठीक है। और फाइनल जो सॉल्यूशन मिला तुम्हें वो कैसा था, लिक्विड था। कैसा था, लिक्विड था, है ना। जब तुम मिक्स करोगे NaCl और वाटर को, तो लेट्स से कि फाइनल जो तुम्हारा सॉल्यूशन का फेस आ गया वो कैसा आ गया, लिक्विड का आ गया। तो अब इससे डिफाइन हो जाएगा कि तुम्हारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। समझ में कहानी। अगर इफ अगर ये लिक्विड ना होके, ठीक है, लिक्विड ना होके अगर ये सॉलिड शेप में, सॉलिड में आता, इसका फाइनल फेज जो होता, रिजल्टिंग फेज जो होता सॉल्यूशन का, अगर वो सॉलिड में आता, तो अब तुम्हारा सॉल्वेंट क्या हो जाता है, NaCl। कहानी समझ में आई ये वाली, ठीक है, ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सॉल्वेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं ले सकते कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा सवाल है जो बच्चों के दिमाग में पैदा होता है, वो ये कि देखो अभी तो हमने पढ़े थे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, तो वो क्या टाइप्स नहीं थे, नहीं, वो कंपोनेंट के बेसिस पे थे, ठीक है। और ये जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वो डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट के उस पर, ठीक है, कि सॉल्वेंट कैसा है तुम्हारा, है ना। देखो सॉल्वेंट ही तो डिसाइड करता है तुम्हारा कि सॉल्यूशन का फाइनल फेज क्या होगा, है ना। तो अगर सॉल्वेंट तुम्हारा गैसियस में है तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है
ठीक है, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड फेज में है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर तुम्हारा सॉल्वेंट सॉलिड फेज में है तो उस सॉल्यूशन का बोलेंगे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन को। तो बेसिकली तीन तरीके मिल जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और ये भी समझ में आ गया वो ये कैसे है ना, जो अभी पीछे वाला पॉइंट पढ़ाया था मैंने कि सॉल्वेंट हमारा गैसियस से उसमें फेज में, तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस गैसियस में गैस मिला दो, या फिर गैस में लिक्विड मिला दो, या गैस में सॉलिड मिला दो, तो इसके अलग अलग ये बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बट ये तीनों के तीनों क्या कही जाएंगे, गैसियस सॉल्यूशन कही जाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, हमारा गैस है, ठीक है। ऐसे लिक्विड में क्या है कहानी, अगर तुम गैस को लिक्विड में मिला दो, या लिक्विड को लिक्विड में मिला दो, या सॉलिड को लिक्विड में मिला दो, तो फाइनल तो सॉल्यूशन तुम्हारा कैसे मिलेगा, लिक्विड ही तो मिलेगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ओके। तो इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये वाली जो है तुम्हारी टेबल, ये तुम्हारी गिवन भी है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी में देखना, ठीक है, टेबल 2.1, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट करके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही तुम्हारा चैप्टर है। क्या कह रहे हो सर, हाँ यही तुम्हारा चैप्टर है, ये चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। हम सॉल्यूशंस के बारे में तो पढ़ रहे हैं, बट कौन से सॉल्यूशंस के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें तुम्हारा सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, और ये तुम्हारा सॉल्यूट ये बदलता रहेगा, ठीक है। एक बार हम गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, एक बार लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे, एक बार सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग करेंगे। अभी तो हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बेसिकली, जो कि थोड़ा बहुत आ जाते हैं इससे सवाल। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इस बार, ठीक है। ये 3 सेक्शन रहेंगे इस वाले चैप्टर के, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और जहाँ तक अगर कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पता भी होगा, जब गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो कौन सा एक नया टॉपिक बनता है ना, याद होगा तुम्हें, अगर बताओ, याद है, हेनरीज लॉ, है ना, हेनरीज लॉ जो आता है वो इसी से आता है, इस वाले पोर्शन से, जब गैस को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं, ठीक है। जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तो क्या निकल के आता है, रॉल्स लॉ। क्या निकल के आता है, रॉल्स लॉ। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रॉल्स लॉ, ठीक है, इस पर सवाल बनता है, ठीक है। और जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे ये लिख देना, ठीक है, आगे करके इस तरीके से लिख सकते हो तुम अपने नोट्स में, कंक्लूड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो निकल के आती है तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या निकल के आती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसे तुम्हारे टॉपिक्स क्या हैं, सेग्रीगेटेड हैं इसमें, समझ में आया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है बट इससे सवाल इतने ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, आसान भी है, ठीक है। रॉल्स लॉ भी आसान है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी आसान है, बस समझना है, ठीक है। मेरे साथ धैर्य से पढ़ना, ठीक है। हो सकता है इसके 3 वीडियो आए, 2 वीडियो आए, जितनी भी आए छोटे छोटे रहेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है मैं उतने तेज़ चलूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो सॉलिड के सॉल्यूशन के अंदर तो क्या रहता है तुम्हारा, क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है एक, है ना, और क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है। तो कहानी समझना, ठीक है। अब देखो हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं कि उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग किसके, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, है ना, क्या बोल देते हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। बेसिकली इसके एक और तरीका होता है, एक होता है क्वालिटेटिवली, एक होता है क्वालिटेटिवली, क्या होता है क्वालिटेटिवली, और एक होता है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में क्या आता है, 2 चीज़ आती है, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है कंसंट्रेटेड, ये पढ़ भी रखा हुआ, डाइल्यूट मतलब जिसमें तुम्हारा सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाए, और कंसंट्रेटेड जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो और ये रिलेटिव होती है, क्या होती हैं, देखो रिलेटिव चीज़ होती है ये दोनों, क्या होती है, रिलेटिव चीज़ होती है ना। ये तुम डाइल्यूट तभी बता सकते हो कि अगर तुम किसी का कंपैरिजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपैरिजन। जैसे एक मेरे पास सॉल्यूशन है, इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। फिर मैंने क्या कर दिया, इसी में थोड़ा सा और सॉल्यूट मिला दिया, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा इन कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है। तो रिलेटिव होती है, कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें, ऐसे नहीं बता सकते ये डाइल्यूट है, ये कंपेयर करना पड़ेगा किससे डाइल्यूट है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब शुरुआत में कुछ और हुआ हुआ, लास्ट बाद में कुछ और हो गया फाइनली, ठीक है। तो बेसिकली ये रिलेटिव चीज़ें होती हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइल्यूट, इसको बोलेंगे डाइल्यूट, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड। तो ये रिलेटिव चीज़ होती है, खैर इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हम लोगों को, पढ़नी क्वांटिटेटिवली, मतलब जो कि हम लोग क्या बोलते हैं कैलकुलेशन बेसिस पर, कि कितना एक्चुअल में कितना, है ना, एक्चुअल में कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन,
और सॉल्वेंट, है ना, कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें देखो कुछ मेथड है। पहला मेथड है मास परसेंटेज। ठीक है, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोला जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, वेट बाय वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। ठीक है, एम बाय एम परसेंटेज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो बेसिकली कैसे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो कहानी क्या है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मैं देख लूँगा कि इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वही उसका परसेंटेज हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। समझ में ही कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो समझनी है। ठीक है, सब कुछ कहानी चल रही है। ठीक है, तो यहीं से देखो ये वाला पॉइंट निकल के आता है कि अगर तुम्हें 10% दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब शुगर का सॉल्यूशन दे रखा है 10%, बेसिकली बात कर रहा है कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ में आई, ये सॉल्यूट तुम्हारा क्या है, लेट्स से शुगर है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन है 100 ग्राम का। ठीक है, और ये क्या रखा है 10%, सॉरी ये क्या दे रखा है 10% दे रखा है, कितना दे रखा है 10%, 10% दे रखा है। तो बेसिकली ये कितना होगा 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये कहानी समझनी है हमें। ठीक है, और कहानी कुछ नहीं समझनी। और देखो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि सॉल्वेंट का कितना ग्राम होगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90 ग्राम, 90 ग्राम हो जाएगा ना, 100 माइनस 10, है ना, पूरा सॉल्यूशन कितने का है 100 ग्राम का। ठीक है, और सॉल्यूट कितना निकला 10 ग्राम का, तो बाद बाकी जो बचा वो तो सॉल्वेंट ही होगा ना, दो ही कंपोनेंट होते हैं, ये तो पता ही है, अभी बात कर चुके। तो 90 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इस तरीके से तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी निकाल सकते हो इसकी मदद से, मास परसेंटेज की वजह से। ठीक है, मास परसेंटेज की हेल्प से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से कि ये फॉर्मूला याद कर लो बेसिकली, और कुछ नहीं है, इससे कुछ खास नहीं होता कि मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये लर्न करना है, इसको क्या करना है, लर्न करना है इसको। ठीक है, याद रखना है इसको बेसिकली। फिर आ जाए मास परसेंटेज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको ऐसे लिखा जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना। वैसे तो इसका इतना यूज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूज़ ये होता है न्यूमेरिकल्स में जो आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब किसी दिमाग में आया, किसी के दिमाग में कि मुझे ग्राम में नहीं कैलकुलेशन करना, मुझे करना है वॉल्यूम में कैलकुलेशन करना है, तो भाई लीटर ले लो। ठीक है, कि कितने एम में कितना एम है ना, ऐसा बोल सकते हो, है ना। मतलब अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि कितना का है 100 ml का, तो इसमें कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। कहानी बस इतनी सी है कि इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जैसे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100 से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, ये था इंपॉर्टेंट कहानी में। ठीक है, अब आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहा जाता है। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कुछ भी बोल लो इसको। ठीक है, ये दो चीज़ बोली जाती है। मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या हो जाएगा इसका पर मास बाय या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, कहानी समझ में आई। तो इसका फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो तीनों फॉर्मूलेस क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इतना कुछ टफ नहीं होगा याद करने में, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस तीनों हो गई खत्म। ठीक है, अभी कुछ और बचती हैं वो और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी से, और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर है पीपीएम। ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है जब हम लोग एटमॉस्फेरिक के अंदर पॉल्यूशन देख रहे होते हैं। ठीक है, कि पॉल्यूशन कितना है, बेसिकली ये जो पीपीएम जो है पार्ट्स पर मिलियन, वहाँ यूज़ होता है। जैसे कि अगर तुम इतना बड़ा ड्राम है तुम्हारे पास, ठीक है, पूरा का पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। ठीक है, और ये कितना है, लेट से 1000 लीटर है, कितना 1000 लीटर का पूरा ड्रम है जिसमें पानी पानी है, कितना क्या है, वाटर है। इसमें तुम एक चम्मच लेके आते हो, उसमें नमक है। ठीक है, क्या है, नमक है NaCl, और इसमें तुम इसको मिला देते हो एक चम्मच। ठीक है, लेट से 5 ग्राम। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, खैर फिर भी छोड़ो। ठीक है, 5 ग्राम तुम इसमें NaCl मिला देते हो, तो क्या इसका कंसंट्रेशन इसमें पता पड़ेगा,
मुझे बताओ। तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि पानी ही है, नमक तो है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसी जगह पर जहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत 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 कम होती है, पार्ट्स पर मिलियन में होती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पीपीएम को, है ना। जैसे हमारे पॉल्यूशन जो होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या CO2 है, वो कितना होता है, बहुत कम होता है पूरे एयर के उसमें वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो बेसिकली वही तुम्हारा क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। उसी उसी की तरीके से कर सकते हैं हम लोग पीपीएम के थ्रू, ठीक है, कि इतना पीपीएम। पीपीएम में जब तुम पॉल्यूशन देखोगे ना, नेट पे सर्च करोगे तो उसमें पीपीएम के टर्म्स में आता है, कंसल्टेशन गूगल पे, ठीक है, पॉल्यूशन का। तो खैर इतना कुछ खास नहीं था, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन। ये क्या है, मिलियन है ना। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, ठीक है, दिख ही रहा है यहाँ पर, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन इन सिटीज इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन पीपीएम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये बाय वॉल्यूम के थ्रू करा जाता है। यहाँ पर ये मास के टर्म्स में दे रखा है फॉर्मूला, ऐसे ही तुम वॉल्यूम के टर्म्स में ही करते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, ठीक है। एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको याद रखो और कुछ नहीं है बस, ठीक है। फिर आता मोलैरिटी, क्या है, मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ही शुरू होती है कहानी की। देखो इसको समझना कहानी को, तो इसमें क्या कहानी के, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सॉरी, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके 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 सॉल्यूट के, और ये क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो देखो चीज़ें याद रखना, यूनिट्स सॉल्यूशन के क्या है, लीटर में, ठीक है, और ये क्या बात कर रही है, मोल्स की, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 1 लीटर, ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स लेट से x है, ठीक है, क्या है, x मोल्स है, तो यही क्या आ जाएगा, इसका मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, x क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। तो इसके क्या हो जाएगा, तुम्हारा यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी, तो x मोल पर लीटर हो जाएगी। तो ये कहानी होती है इसकी मोलैरिटी की, इतनी कुछ खास नहीं है। खास क्या है इसमें, मुझे बताओ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मोल्स कैसे निकाला जाए, है ना। अगर तुम क्लास 11 में पढ़ के आए हो मोल्स कैसे निकालते हैं, तो ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, हलवा है। और ये क्लास 11 का टॉपिक है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, बट ये रिपीट होता है क्लास 12 में, तो मैं इसे दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, और देखो ये नोट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन वॉल्यूम, है ना, मोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे, देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मोलैरिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ऐसे ही ये दोनों बातें, ये और ये दो स्टेटमेंट भी किस पर डिपेंड करेंगे, वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। कहानी समझ में, तो जो वॉल्यूम की कहानी आए जहाँ पर भी, वहाँ समझ जाओ कि वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ता है, ये तुम्हें पता होगी, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, बेसिकली कीवर्ड्स के क्या है जो डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसको 1m मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 1m का मतलब है 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोलर का, सॉरी 1m का कैपिटल, 1 मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कहीं पर अगर 1 मोलैरिटी दे किसी पर सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब होता है कि 1 लीटर के अंदर, ठीक है, 1 लीटर के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का, क्या है, 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहीं पे हाफ एम है, कैपिटल है मोलैरिटी, तो इसका मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हाफ मोल है किसके, सॉल्यूट के। तो ये मीनिंग समझ में आना चाहिए तुम्हें बेसिकली। और ये तो खैर इसके नाम है, जैसे यहाँ पर मोलर सॉल्यूशन अगर कहीं पर जिक्र है तो इसका समझ जाओ कि वो 1 मोल की बात, 1 मोलैरिटी की बात कर रहा है। अगर सेमी मोलर की बात हो रही है तो इसका समझ जाओ कि वो हाफ मोलैरिटी की बात कर रहा है। अगर डेसी मोलर की बात हो रही है तो समझ जाओ कि वो m/10 या फिर 0.1 मोलैरिटी की बात कर रहा है। सेंटी, 100, मिली, 1000, ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड ये लिखा हुआ है m/2 या फिर m/10 या फिर m/100, ठीक है। ये क्या है, सेमी, डेसी, सेंटी, ठीक है, और फिर इसके बाद मिली आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, कुछ नोट्स हैं जो याद रखने हैं। फॉर्मूलास,
फॉर्मूलाज नहीं भूलना, याद करने हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि फॉर्मूलाज ही से ही क्वेश्चन इसके हो जाएंगे सारे। बात करते हैं आगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, एक तरीके का फ्रैक्शन है, नाम से ही समझ रहा है। और किसका फ्रैक्शन है, मोल्स का फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मोल्स का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, क्या है, वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने एक सॉल्यूट मिलाया, एक दूसरा सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, एक और सॉल्यूट मिलाया, तीन सॉल्यूट मिला दी मैंने, ठीक है। अभी कहानी ऐसे समझो, ठीक है। इसके मोल हैं Na, ठीक है, इसके सॉल्यूट हैं Nb, इसके मोल्स है Nc, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालो, मेरे को सी के मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा जिसका मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन, ऊपर रखा मैंने उस कंपोनेंट के मोल्स को, और नीचे कर दिया Na प्लस Nb प्लस Nc, मतलब कि टोटल मोल्स, ठीक है। क्या है ये, टोटल मोल्स हैं, क्या है ये, टोटल मोल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली जिसके मुझे मोल्स चाहिए उसको मैं ऊपर रखूंगा उस कंपोनेंट को, और नीचे रख दूंगा टोटल मोल। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने समझाया भी है इस तरीके से कि इफ इन अ सॉल्यूशन Na एंड Nb, ये मेरे पास दो सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें मोल फ्रैक्शन अगर मुझे सॉल्वेंट के लिखने हैं, ठीक है, अगर ये सॉल्वेंट है, ये क्या है मेरे पास सॉल्वेंट है, और ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, क्या है, सॉल्यूट है बी। तो अगर मैं एक्स ए, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, ठीक है, काई बोला जाता है इसको, काई या चाई जो बोलना चाहो, ठीक है। तो एक्स ए क्या हो जाएगा, जिसके मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका ऊपर रखा, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। ऐसे अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहता हूँ तो एक्स बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसको समझ लो कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इन दोनों का समीशन करता हूँ, मतलब इन दोनों को ऐड करता हूँ, मतलब काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी, इनको ऐड करता हूँ, तो मतलब क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गए इसके। अब इसके मोल फ्रैक्शन इधर लिखता हूँ N ऑफ B डिवाइड बाय N ऑफ A प्लस N ऑफ B। तो इनको मैंने ऐड करा तो एलसीएम सेम आया, तो Na प्लस Nb, यहाँ से हो जाएगा Na प्लस Nb, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये समझाया गया कि अगर मैं जितने भी कंपोनेंट्स में मिला रहा हूँ, तो अगर मैं उनका सम करूँ, ऐड करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे 3 थे पिछली बार एग्जाम्पल में जो हमने लिया था, तो अगर मैं तीनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करूँगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में कहानी। तो ये क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मोलैलिटी, ये मेरे पास लास्ट है, ठीक है। ये क्या है, मोलैरिटी का छोटा भाई जो कि तोतला है, ठीक है। अभी मोलैरिटी पढ़ा था कैपिटल एम, तो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी है छोटा भाई किसका, मोलैरिटी का, वो भी कैसा, तोतला है, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या है, इसमें बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। देखो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, कैपिटल एम में और स्मॉल एम में, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मोलैरिटी, ये क्या है, मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होती है कि 1 केजी, समझे, 1 केजी सॉल्वेंट में, कहानी समझे, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके, सॉल्यूट के। देखो सॉल्यूट तो फिक्स है, बट यहां पर ये चीज बदलती है, ठीक है, ये चीज बदलती है, ये जो कि दिख रहा होगा, जैसे ये मेरे पास 1 केजी, मेरे पास क्या है, 1 केजी सॉल्वेंट, ठीक है। अब तक किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहां पर सॉल्वेंट की बात होती है, ठीक है, सिर्फ इसमें बात होती है सॉल्वेंट की, ठीक है। 1 केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, किसके, सॉल्यूट के, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलैरिटी। तो एम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना सॉल्यूट के 1 केजी सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर केजी, मोल पर केजी, तो वो यूनिट भी दे रखी है यहाँ पे, मोल पर केजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कहानी है जो मैंने बताई है अभी तुम्हें, ठीक है, ये नहीं खानी है मात, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है, इसको भी इस तरीके से नोट रख सकते हो तुम एक साथ एक जगह पर, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और
मेन डिफरेंस ये है कि इसमें देखो वॉल्यूम तो आ नहीं रहा कहीं पर भी, तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। क्या होता है? टेम्परेचर के क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और देखो एक और ख़ास बात मैं तो बताना भूल गया कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ऊपर भी मोल नीचे ही मोल, मोल से मोल कट गया, खत्म कहानी, यूनिटलेस होता है। यहाँ पर सबकी यूनिट होती है बात बाकी की। ओके, तो ये थे तुम्हारे मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कुछ टाइप्स थे। ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पर वो लिखा हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के अंदर लेना। ठीक है, केजी में लेना है। अगर ग्राम में है तो उसे तुम्हें क्या करना है? देखो कन्वर्जन आना चाहिए। तो अगर मिलीलीटर में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा तुम्हें। केजी में है तो सॉरी, ग्राम में है तो उसे केजी में कन्वर्ट करना होगा। ये किस में है? ये कब करना होगा तुम्हें? मोलैरिटी के केस में, कैपिटल एम की। और ये किस में करना होगा? स्मॉल एम के केस में। ठीक है, केजी में लेके आना है उसको हर किसी को। लेकिन देखो जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसमें एमएल में ही रखना है। इसमें किस में रखना है? एमएल में ही रखना है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें ग्राम में रखना है। इसमें किस में रखना है? ग्राम में। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यूनिट सारी। अगर इसमें तुम्हारा गड़बड़ हो गया तो गया, खत्म, खेल खत्म। ओके, तो अब देखो बात क्या हो रही थी? दिक्कत मोल्स की है ना। तो मैं यहाँ पर मोल्स भी सिखा दे रहा हूँ तुम्हें कि मोल्स कैसे निकालते हैं। तो अमोल, एक मोल। ठीक है, अमोल का मतलब होता है अमूल नहीं, ठीक है, वन मोल। वन मोल का क्या मतलब है? आ मतलब वन। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लगा वन मोल का क्या मतलब है। तो इट जस्ट रिप्रेजेंट अ नंबर, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है विच इज इक्वल टू दिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवोगाद्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ सब्सटेंस है ना, कि वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एटम्स हो गया या बोल दो मॉलिक्यूल हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, एक मोल अगर कोई चीज़ है, जैसे एक मोल मैं हूँ। ठीक है, तो मेरे जैसे कितने लोग हैं? इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मेरे जैसे लोग हैं। ठीक है, एक मोल रमेश है, तो एक मोल रमेश का क्या मतलब है? कि 6.022 इंटू 10⁻23 रमेश हैं इस दुनिया में। ठीक है, ऐसा समझो। ठीक है, ये बहुत सारे हो गए, बहुत ज़्यादा सारे। ठीक है, दूसरा है मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, वन मोल इसको भी रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो एक मोलर मास, एक मोल का मास। ठीक है, मोलर मास इसको बोलते हैं, एक मोल का मास। तो एक मोल का मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास के बराबर, बेसिकली इतना समझ लो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 ग्राम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं Na की, सोडियम की, तो सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम है ना। कितना होता है? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम ऑफ Na इसके बराबर होगा 1 मोल, है ना। ये क्या है? इसका मोलर मास है। क्या है इसका? मोलर मास। यही क्या होता है? मोलर मास। ठीक है, एक मोल ऑफ NaCl की बात करूं मैं। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? Na का कितना होता है? 23 प्लस Cl का कितना है? 35.5। ठीक है, तो इनको जब तुम ऐड कर दोगे, तो कितना बचेगा? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, इसके बराबर होगा क्या? 1 मोल। ठीक है, बेसिकली इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग इतना कुछ नहीं लगा। अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया ना, तो तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जस्ट सिंपल क्या रखना है? फॉर्मूला याद करना है। और देखो इसके चक्कर में ये तुम सोचना मत कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम ढूंढने निकल गए दूसरी वीडियो मोल के लिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखो याद। ठीक है, अगर सॉलिड की बात आती है तो एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हम लोग मोल्स को। तो स्मॉल एन मतलब मोल्स इक्वल टू गिवन वेट, जो कि क्वेश्चन में होगा। किस में होगा? ये क्वेश्चन में रहेगा। और ये मोलर मास क्या होगा? या क्वेश्चन में रहेगा या इनडायरेक्टली रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली रहेगा। मोलर मास हम निकाल सकते हैं, जो भी मैंने निकाल के दिखाया था, जैसे NaCl का निकाल के दिखाया था। Na का कितना होता है? 23। Cl का कितना होता है? 35.5। तो इनको ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना होता है? 58.5। तो ये क्या हो गया? मोलर मास। तो ऐसे करके मोलर मास निकाल लेते हैं हम लोग हर किसी का। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि कंपाउंड गिवन रहेगा। तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू क्या होता है? मोल्स। ये सॉलिड केस में हो गया। ठीक है, और लिक्विड के केस में भी यही होता है। और दूसरा बात, अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं पूरे इसमें चैप्टर में। अगर कहीं पर ऐसा दे रखा है कि मेरे पास कुछ नंबर ऑफ NaCl है, मतलब लेट्स से 10 इंटू 10⁻28 एटम्स हैं किसके? NaCl के। एटम्स किसके हैं? NaCl के। तो अगर मुझे इसके मोल्स निकालने हैं तो इसको, ये गिवन
नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना, जो ऊपर रखे जाएंगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कि ये है, जो याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा अगेन, ठीक है। और ये तुम्हें याद ही है, ठीक है। तो इन दोनों का जब तुम डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। गैस के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर के अंदर, ठीक है, जो भी गैस का वॉल्यूम है लीटर के अंदर रखना है और डिवाइड बाय 22.4, ठीक है। मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा है, 22.4 कैसा आया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा समझ लो कि एवोगैड्रो नंबर की तरह है। किसकी तरह है, एवोगैड्रो नंबर की तरह, एक फिक्स क्वांटिटी है। तो ये है तुम्हारी कुछ बातें जो तुम्हें याद रखनी है मोल्स निकाल के लिए, तुम्हारा मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में तो आगे होगा ना, बस फॉर्मूलेस याद कर लो इसके लिए, और कुछ इतना कुछ तो बनने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ कि 12th करने के चक्कर में कोई 11th ही करने लग जाओ फिर बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन में क्या देख रखा है यहाँ पे, 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 20 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, बेसिकली मोलैरिटी निकालनी है। तो याद करो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें याद होगा तो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा, 200 ml दे रखा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करा तो 200 डिवाइड बाय 1000, तो 0 गए, तो यहाँ आ गया 0.2 लीटर आ गया मेरे पास, ये जो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.2 लीटर हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो इसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मुझे देखो गिवन वेट दे रखा है किसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब है, NaCl का, ठीक है। तो मुझे इसके मोल्स चाहिए, तो मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ, मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना है मेरे पास, 5.85, देखो NaCl का मैंने निकाला भी था, दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ, NaCl, तो Na का कितना होता है 23 ग्राम, ये तो मैं एटॉमिक वेट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5 ग्राम, ठीक है। तो ऐड करोगे तो कितना आ गया 58.5 ग्राम। तो कुछ ऐसे ही रहेगा, तुम्हारी जो क्वांटिटीज़ जो आएंगी, जो, ठीक है, जो नंबर्स जो आएंगे वो ऐसे आएंगे जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो 58.5 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, बेसिकली इसको डिवाइड करा तो तुम्हें पता है कितना आंसर आएगा, 0.1 मोल। तो इतने मोल आ गए, इतना लीटर आ गया, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं मोल्स पर लीटर, ठीक है। कहानी समझ में आई, इतना मेरे पास मोलैरिटी आ गई, ठीक है, हाफ मोलर, या इसको सेमी मोलर भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये वाला सवाल था किस में आया था, 2008 में, और ये 2 मार्क्स का आया था। तो इतना कम मार्क्स, मतलब इतने कम टॉपिक, ठीक है, बहुत कम इसमें कॉन्सेप्ट था, सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने और 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो फ्री के हैं मार्क्स, तो इसको छोड़ना नहीं है इस वाले टॉपिक को जितने भी हो सके, ठीक है। तो देखो ये 2019 का सवाल है, इसमें क्या है, इन 214.2 ग्राम सिरप ऑफ शुगर, ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन दे रखा है किसका, शुगर का, ठीक है। शुगर की तुम्हें याद भी होना चाहिए कि केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। ओके, तो इतना शुगर है मेरे पास, और यहाँ पर क्या दे रखा है, शुगर का वेट दे रखा है, ठीक है। ये शुगर सिरप दे रखा है, शुगर सिरप का क्या मतलब है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वेट दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रेजेंट, इतना प्रेजेंट है, तो व्हाट विल द मोलैलिटी ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, शुगर सिरप की मोलैलिटी क्या होगी। अगर तुम्हें याद होगा तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल m का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास किसमें, केजी में, ठीक है, किसमें, केजी में। तो खैर मेरे पास क्या है यहाँ पर, देखो शुगर सिरप दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 214.2 ग्राम, ठीक है। तो इसको ग्राम में मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो केजी में कन्वर्ट करा तो इसको कैसे करूँगा केजी में कन्वर्ट, डिवाइड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड करूँगा मैं इसको, तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा, केजी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, अभी तो ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसको इतना हो जाएगा, बाद में डिवाइड करेंगे। अब मोल्स की बात करते हैं, तो मोल्स क्या है मेरे पास, तो मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास अगर मैं निकालना चाहूँ किसका, C12
H22O11, तो वो क्या होगा, कार्बन का कितना है 6 होता है और कितने हैं 12 हैं कार्बन के, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है और कितने हैं 22 हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है मुझे बताओ जल्दी से, 16 और कितने हैं 11 हैं, ठीक है। तो जब तुम इसको इसे 12 सिक्स, एक मिनट, बेसिकली तो ये, अरे वो तो एटॉमिक नंबर हो गया ना, ठीक है, तो 12 होता है उसका, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 22 प्लस 16 और 16 671, ठीक है, मतलब कि 176, ठीक है। तो इसको ऐड करा, 2 1 कैरी 7 4 2 4 और ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 2 हाँ ठीक है 3 हो गया, ठीक है, ठीक है, इतना मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया, ठीक है। गिवन वेट कितना है इसके पास, हमारे पास इसका शुगर का इतना है ना, देखो फिर से वही चीज़ आ गई, और डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो इससे मैं अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा बताओ, मोल्स कितने आ जाएंगे इसके मेरे पास 0.1, यहाँ से गया 100, ठीक है, 0 आया तो 1/10 या 0.1 आ गया, ठीक है। तो खैर यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा मोलैलिटी तो यहाँ पे 0.1 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय 214.2 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, 1000 ऊपर गया, यहाँ से कितना आया मेरे पास 100 डिवाइड बाय 10.2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोलैलिटी मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कितना आया था, तो वो 2019 में सवाल आया था ये वाला, और ये सवाल आसान है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है। ऐसे यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 में सवाल आया ये भी, ठीक है, कैलकुलेट द मोलैलिटी, और हमें क्या दे रखा है 20% बाय वेट पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, 20% दे रखा है किसका, मतलब बाय वेट, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी है कितनी 20% किसकी, पोटेशियम कार्बोनेट। अच्छा पोटेशियम कार्बोनेट का तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए K2CO3, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास पोटेशियम कार्बोनेट, इसका क्या सॉल्यूशन है पोटेशियम कार्बोनेट का। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या दे रखा है बताओ, अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट का है तो इसमें 20% वेट बाय वेट है, तो इसका क्या मतलब होगा 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट होगा किसमें, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और तुम्हें क्या चाहिए मोलैलिटी चाहिए, तो यहाँ से मैं अगर मैं क्योंकि मुझे सॉल्वेंट चाहिए होगा ना, तो सॉल्वेंट का वेट निकालना चाहूँ, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 मतलब कि 80 ग्राम, है ना। अब ये ग्राम में है तो मुझे केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो केजी के लिए क्या करूँगा डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 कट गया तो ये गया 0.08 केजी, इतना मेरे पास क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, किसमें केजी में आ गया इन केजी। अब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ से मैंने ये चीज़ निकाली थी, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ से, ठीक है, ये जो वेट बाय वन। अब सिंपल सा क्या है मेरे पास, मोल्स चाहिए मुझे किसके, पोटेशियम कार्बोनेट के मोल्स चाहिए, तो मोल्स क्या होगा वेट, वेट कितना दे रखा है मेरे पास, मतलब गिवन वेट डिवाइड बाय वो होगा ना मोलर मास, तो गिवन वेट तो 20 है क्योंकि 20% दे रखा है तो 20 ग्राम आ गया, ठीक है, उस मीनिंग के थ्रू, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज के मीनिंग के थ्रू। और इसका मुझे अगर वो चाहिए क्या बोलते हैं मोलर मास, तो K2CO3, तो देखो इसके लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, K2 पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है, 39 होता है, और कितने हैं ये 2 हैं, 39 वेट हो गया, और 2 हमारे पास हैं इसके एटम, ठीक है, प्लस कार्बन के कितना है 12 एक ही है, और प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 3, ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18 1 और 2 3 ज़ा 6 और एक 7, ठीक है, और यहाँ से 12 आया, और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 3 6 ज़ा 18 और ये 4 हो गया, ठीक है। जब तुम इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो मेरे पास आएगा यहाँ से 16 17 18 8 1, और ये मेरे पास आ गया यहाँ से 13, ठीक है, ठीक है 13, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको मैं निकाल सकता हूँ 138 इससे, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए मोलैलिटी चाहिए, ये मेरे पास क्या आ गया मोल्स आ गए, क्या आ गए मोल्स आ गए इतने, ठीक है, ये मेरे पास वेट आ गया। तो अब मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में, ठीक है। तो ये मोल्स तो कितना है 20 डिवाइड बाय 138 डिवाइड बाय वेट कितना है 0.08। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोलैलिटी मिल जाएगी अगेन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल था जो कि बन सकते हैं, 2018 में आया भी है सवाल, ठीक है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये क्या है तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, ठीक है। इन सवालों को अच्छे से करना, ठीक है। तो 2 होमवर्क तुम्हें मिल चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 2 होमवर्क दे दिए और दोनों ही जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको ट्राई करना। और फिर हम लोग अपना एक्चुअल टॉपिक, मतलब कि बोल सकता हूँ कि एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, ठीक है, जो कि है लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। पहले हम लोग गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ऑक्सीजन को वाटर में मिलाया, ठीक है, गैस को, इथेनॉल को वाटर में मिलाया, या ग्लूकोज को वाटर में मिलाया, ठीक है। तो ये तीनों केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम निकलते जाएंगे। जैसे यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ से निकलेगा हेनरीज लॉ, ठीक है, यहाँ से निकलेगा रॉल्ट्स लॉ, यहाँ से निकलेंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। तो बेसिकली ये दिया था डाल्टन ने, किसने दिया था, डाल्टन ने कहा था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें क्या करते हो आप, एक क्लोज कंटेनर है और उसमें तुम गैस लेते हो, एक गैस लेते हो गैस ए, एक लेते हो गैस बी और एक लेते हो गैस सी, ठीक है। और ये तीनों गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग है, कैसी हैं, पहली कंडीशन क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। और ये कंडीशन याद रखना, ठीक है, कैसी हैं तीनों गैसेस, नॉन रिएक्टिंग। और इनको मैं क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ गैसेस को, क्योंकि हम लोग गैसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं अभी, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पार्शियल प्रेशर की। तो जब मैं ऐड करूँगा इनको तो ये सब यहाँ पे बिखर जाएंगी पूरे इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, ये जाके क्या करेगा, टकराएगा किससे, कंटेनर की वॉल से, और टकराने के बाद फिर कॉलिजन होगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। तो हर एक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, टकराएंगे, फिर एक दूसरे से, फिर हो सकता है कि आगे जाके वो एक दूसरे के साथ भी टकराएं ऐसे करके, ठीक है। और फिर बाद में अपनी दिशा बदल के फिर यहाँ पे टकराएं। तो बेसिकली हर एक क्या करेंगे, अपना एक प्रेशर बना लूँगे हर एक गैस के, है ना, गैस बी के मॉलिक्यूल, गैस सी के मॉलिक्यूल, गैस ए के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो इसने पहली बात कही थी, डाल्टन ने कही थी पहली बात, कि जो टोटल प्रेशर जो क्रिएट होगा, ठीक है, वो बराबर होगा इन तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। समझ में आई? जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा, जैसे इसका पार्शियल प्रेशर है गैस ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए, प्लस पार्शियल प्रेशर गैस बी का है पी बी, पार्शियल प्रेशर गैस सी का है पी सी, ठीक है। तो इनके पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो बराबर होगा टोटल प्रेशर जो इस कंटेनर में क्रिएट हो रहा होगा। टोटल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक गेज लगा के, है ना, प्रेशर गेज लगा के हम लोग यहाँ पर नाप सकते हैं कि कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इन तीनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर। दूसरी बात बोलिए, अगर ये पार्शियल प्रेशर है तो भाई इसका कुछ कुछ बताओ कि आखिर ये होगा क्या। तो इन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके कंसंट्रेशन के बराबर, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन, क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जिसके जितने ज़्यादा मोल्स होंगे, मतलब जिसके जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे, जिसके ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, वो उतना ही ज़्यादा कोलाइड करेगा, और जितना ज़्यादा कोलाइड करेगा उतना ही उसके साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है। पार्शियल मतलब उसका इंडिविजुअल प्रेशर बेसिकली, ठीक है। पार्शियल का यहाँ पे समझ सकते हो तुम, इंडिविजुअल प्रेशर, ऐसा भी इसको समझ सकते हो तुम, पार्शियल प्रेशर को मतलब उसके अकेले का प्रेशर, ठीक है। तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें कांस्टेंट हटाना था, मतलब इसको हटाना था प्रोपोर्शनल साइन को, और एक कांस्टेंट आता। तो यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, टोटल प्रेशर, क्या होता है, टोटल प्रेशर। तो ये होता है तुम्हारा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, गैस ए का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ऐसे अगर मुझे गैस बी का पार्शियल प्रेशर लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे बताओ, जल्दी बताओ, क्या लिख सकता हूँ, पी टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पी, ठीक है। तो इतना आसान होता है ये, बस 2 बातें बोलिए इसमें और इतना ध्यान रखना, और हम लोग आगे बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर तो तुम हो गए फिल्मिलियर। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। उससे पहले मैं बात करूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, तो बेसिकली होता क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें तुम अभी अभी कुछ मिला के हटे हो, ठीक है, और उसको उस कंडीशन तक पहुंचा दिया है कि उसमें तुम और कुछ
भी नहीं मिला सकते। जैसे तुम चीनी घोल रहे हो पानी में, तो पानी में तुम चीनी घोल रहे हो, घोल रहे हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें घुलना बंद हो जाती है, और जो जो क्यूब्स होते हैं, शुगर के जो क्यूब्स होते हैं, वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसमें और नहीं घुलते। ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सैचुरेटेड कंडीशन होती है उस सॉल्यूशन की, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसा कर सकते हो जैसे तुमने अगर मिलाते मिलाते गए और वो अब मिलाना बंद कर दिया उसने, तो कैसे बढ़ा सकते हैं इसको, टेम्परेचर मतलब उसको हीट देके या प्रेशर बढ़ा के उसका। ठीक है, तो इससे हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, और सॉल्यूट मिला सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक टेम्परेचर को फिक्स कर लिया और प्रेशर को भी फिक्स कर लिया, तो अब उस कंडीशन में जितना अमाउंट उसमें मैक्सिमम मिल सकता था मिल गया। ठीक है, और मिलने के बाद हमने ना तो उसमें और पानी मिलाया, ना हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ाई। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। कहानी समझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ठीक है, अब हम लोग बात कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सैचुरेटेड कंडीशन तक, क्या बोला मैंने, सैचुरेटेड कंडीशन तक जितना मुझे सॉल्यूट मिलाना पड़ा, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन तक जितना मुझे सॉल्यूट मिलाना पड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहाँ पर कुछ फ्लॉज यहाँ पर हो जाते हैं, मतलब फ्लॉज क्या मतलब, थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। वो क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ तक तो बहुत क्लियर है, कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, किसमें, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। अब ये 100 ग्राम क्यों लिया गया, ठीक है, बेसिकली ये तो ले तो कुछ भी लिख सकते थे, बट हमें क्या करना है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, अब बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर हमने सॉल्वेंट को बढ़ा दिया तो उसकी और ज़्यादा कैपेबिलिटी हो जाएगी, और ज़्यादा सॉल्यूट मिला सकते हैं। समझ में आ रही कहानी। तो हमने एक सॉल्वेंट को फिक्स कर लिया कि इतना ही मास लेंगे हम लोग, तो ठीक है, हमने 100 ग्राम ले लिया। ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न है। तो 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट ले लिया एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, रूम टेम्परेचर पे करो काम, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे करो काम, या 30 डिग्री सेल्सियस पे करो, एक फिक्स कर लो। ठीक है, उसके बाद ना तो टेम्परेचर बढ़ाओ ना घटाओ। फिर हमने क्या कर लिया, प्रेशर को भी फिक्स कर लिया, तब जाके हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे 100 ग्राम बोला गया है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बोल दिया, सॉल्वेंट बोल दिया। ठीक है, इन ए लीटर इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा किसका, सॉल्युबिलिटी का। अब बात करते हैं, इट डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सब्सटेंस, फिर दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वाला। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले नेचर के बारे में। तो नेचर केमिस्ट्री का याद रखना एक रूल होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, जो जैसा है वो वैसा ही उसी में ही घुलेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है, और एक होते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सब पोलर सब्सटेंसेस, और एक क्या होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। जो पोल्स बना दें उनको पोलर सब्सटेंस बोलेंगे, और जो पोल्स ना बना पाए उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, पोल से क्या मुराद है यहाँ पे, पोल से मुराद है यहाँ पर डायपोल मूवमेंट क्रिएट करें। ठीक है, जो जिनका डायपोल मूवमेंट होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो उनका डायपोल मूवमेंट होगा। और जिनमें अगर डायपोल मूवमेंट नहीं बनना, मतलब डायपोल मूवमेंट जीरो है, मतलब कि उनका वो कैसे नेचर में होंगे, नॉन पोलर नेचर में होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो ये वो होते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट कुछ होता है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, जिनका, जैसे इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मूवमेंट को केमिस्ट्री में, तो जिनका नॉट इक्वल टू जीरो होता है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पोलर में आ गया तुम्हारे पास H2O वाटर, और मिक्स कर दिया तुमने उसमें NaCl, तो बेसिकली क्या है, पोलर सॉल्वेंट। और अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो इसमें मैंने बेंजीन, ठीक है, मिलाया CCl4। ठीक है, क्या मिलाया, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन, ये क्या होता है, कैसे हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि CCl4 और वाटर का सॉल्यूशन बनाना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी तो डिफाइन ही नहीं हुई, क्योंकि अगर वो मिलेंगे नहीं तो, है ना, तो इस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। समझ में आई कहानी। फिर आता है टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर पर बहुत अजीब तरीके से डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, तो कुछ रिएक्शंस होती हैं तुम्हारी, कैसी होती हैं, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शंस की बात करूँ, तो कुछ रिएक्शंस मेरी ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। मतलब कि क्या करती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बता जल्दी से,
एक्सोथर्मिक क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, रिलीज हीट, हीट को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक। अगर तुमने ली चैटरल प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हीट को एब्जर्व करती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एक्सो मतलब एग्जिट करती हैं किसको, हीट को, रिलीज करती हैं, एंडो एब्जर्व करती हैं। तो अगर तुमने ली चैटरल प्रिंसिपल पढ़ा है तो उसमें तुम्हें याद आ रहा होगा कि किस तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो सकती है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। और नहीं आ रहा समझ में तो इतना सा ध्यान रख लेना, क्या, कि अगर वो एंडोथर्मिक है रिएक्शन, क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्यूबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इसको हीट चाहिए, एब्जॉर्ब करती है हीट, ठीक है। और अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी घटती है। तो देखो थोड़ा सा चीज़ें वैसी हो गई हैं। तो देखो तुमने डिपेंडेंसी लिखना है, ये वाला पॉइंट, फिर अगर रखना फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ सब्सटेंस, फिर ये पॉइंट लिख देना यहाँ से, ठीक है, ये वाली चीज़ें, ये इस वाले पॉइंट, इस वाले इसमें आएगा पॉइंट में, ठीक है, इसके नीचे लिख देना। फिर सेकंड पॉइंट डालना टेम्परेचर, ठीक है, उसके अंदर ये लिख देना है तुम्हें, ठीक है, लिख दोगे ना अब तो ये, ठीक है, इसके अंदर ये लिख देना है। अब बात करते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंडेंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन प्रेशर, तो सिंपल से ध्यान रखो कि सॉल्युबिलिटी जो होती है बढ़ती है प्रेशर के बढ़ाने पर, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जब हम गैस को मिलाएंगे, कहानी समझो, गैस को मिलाएंगे, ठीक है, लिक्विड के अंदर, तो गैस को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, डिसॉल्व कर रहे हैं, तब उसके अंदर केस में क्या होता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। कहानी समझ में नहीं आता, ओके। तो यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रखा है कि मेरे पास ये ऊपर क्या है, मेरे पास गैसेज हैं, ऊपर क्या है मेरे पास, ये जो है वो क्या है, गैसेज हैं, ठीक है। और ये नीचे मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और यहाँ पर एक कुछ सम अमाउंट ऑफ वेट रखा गया है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे जो अंदर जा रहे होंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, जब गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। और कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे जो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे, मतलब पीछे की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल नीचे जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल नीचे जा रहे होंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस पे वेट बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया मैंने, वेट बढ़ा दिया इस पे। तो अब क्या होगा, अब देखो ये रेट ऑफ एंटरिंग और लीविंग है ना, नीचे जाने का और ऊपर जाने का, एंटरिंग और लीविंग गैसेस पार्टिकल का वो बढ़ जाएगा, है ना, मतलब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बढ़ जाएंगे। लेकिन एक टाइम पर आने के बाद क्या होगा, ये एक अपने नॉर्मल स्टेज पर आ जाएंगे, है ना, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे कहानी में। बट कहानी क्या हुई, बढ़ जाएंगे, मतलब एंटरिंग वाली कंडीशन बढ़ जाएगी, है ना। सबसे पहले तो एंटरिंग वाली बढ़ेगी ना, क्योंकि तुम ऊपर से बढ़ा रहे हो ना वेट, तो एंटरिंग की ज़्यादा होगी और लीविंग की कम होगी। तो मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे इसको समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हेनरी वो पहला शख्स था जिसने क्वांटिटेटिवली ये रिलेशन बताया प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर उसका दे दिया इसने हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी वॉज द फर्स्ट to give the quantitative relation between pressure and solubility of a gas in a solvent which is known as Henry's law, ठीक है। Henry's law यहाँ से पढ़ना है हमें। Henry's law क्या कहता है, the law state this law states that at a constant temperature, सब कहानी किस पर हो रही है, constant temperature पर, जब टेम्परेचर हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो टेम्परेचर फिक्स करने के बाद the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure, देखो यहाँ पर यूज हुआ partial pressure का, partial pressure of the gas present above the surface ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की जब हम लिक्विड के अंदर मिलाते हैं, ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, किसके बराबर, पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, जो कि ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, लिक्विड सरफेस के ऊपर है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है,
ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। जैसे यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और इस वाली कंडीशन में यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया होगा और यहाँ पर थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर ऊपर जो गैसेज हैं उनका पार्शियल प्रेशर कितना है, और जो यहाँ पर जो ऊपर गैसेज हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर हैं गैसेज, उनका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो इस पर बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, बट बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं बनता। एक्चुअल में क्या होता है, उसमें यहाँ का मोल फ्रैक्शन दे देते हैं बच्चों को, ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर जो है, तो हमें यहाँ का चाहिए होता है बेसिकली, ये ऊपर वाली चीज़ का, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ऐसे यहाँ पे शुरुआत होती है हेनरीज लॉ को एक मैथमेटिकल मॉडल देने के लिए। तो इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन एज अ मेजरमेंट ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में नापें, ठीक है, अगर मैं सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में नाटूं नहीं सॉरी, ठीक है, क्या नापूं, ठीक है, मेजर करूं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो, अगर हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर के, किसके, गैस के, जो कि अबव है किसके, सरफेस के ऊपर है, ठीक है, ये मेरे पास सॉल्युबिलिटी है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी को नाप रहा हूँ किसके टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो सिंपल सा ये बोल सकता हूँ कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, है ना, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्युबिलिटी कैसे नापोगे ना, सॉल्युबिलिटी ऐसी तो नापोगे जो गैस अंदर जा गई है, अंदर घुस गई है लिक्विड के अंदर, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस। तो पार्शियल प्रेशर तो हमेशा कैसा है, ऊपर वाला, ऊपर वाले गैस का, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, जो अंदर है, ठीक है, क्या है, अंदर है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उस गैस का हम लोग मोल फ्रैक्शन लेंगे। तो देखो इस वाली चीज को एक दो बार, मैं बोल रहा हूँ 10 बार इसको एकदम ध्यान से पढ़ो, ठीक है, आखिर है क्या इसमें, क्या छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसी वाली जो मोल फ्रैक्शन है मतलब सॉरी हेनरीज लॉ है, उसको दूसरी तरीके से घुमा के ऐसे बोल सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज वेपर फेस इन अ वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वेपर फेस जो बोला गया वो वही वाली कहानी है जो अबव द सरफेस है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे स्टेट कर सकते हैं, ये पार्शियल प्रेशर हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन के, और यहाँ से हमने कांस्टेंट आया, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन आया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेनरीज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, के एच, ठीक है। अब ध्यान रखना ये पार्शियल प्रेशर कैसा है, अबव वो गैस जो, चलो इसको हिंदी में लिखते हैं पूरी तरीके से, पूरा हटा देता हूँ। ये पार्शियल प्रेशर कौन सा है, वो गैस जो लिक्विड सरफेस के ऊपर है, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर हम उसका लेंगे। मोल फ्रैक्शन ही किसका है, उस गैस का जो लिक्विड में डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गई है, तो तब जाके तुम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, अपने पास। अब बात करते हैं कुछ हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होती है एज सेम एज प्रेशर, ठीक है, जैसे जो प्रेशर की होती है यूनिट वही इस हेनरीज कांस्टेंट की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम हो गया, ठीक है, एटीएम वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, टॉर हो गया, बार हो गया, ठीक है, या पास्कल हो गया, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये सब इसकी यूनिट हो सकती हैं। के एच की जो प्रेशर की यूनिट होती है वही बेसिकली इसकी के एच की यूनिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ के बारे में दे रखा है, तो ग्राफ के बारे में बता दूँ, ये है थोड़ा सा ग्राफ जो एनसीईआरटी में है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने इस वाली एक्सिस पर मैंने बना रखा है, इस वाली एक्सिस पर बना रखा है मैंने क्या, पार्शियल प्रेशर HCl को लिया टॉर में, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन ले रखा है HCl का ही उसमें। तो अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा बनता है कि स्ट्रेट ग्राफ बनता है, कैसा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसका स्लोप निकालूँ, ठीक है, जो थीटा होगा स्लोप, ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, अगर मैं पूछूं तुमसे कि टेन थीटा आखिर क्या होता है, तो टेन थीटा बेसिकली क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर है ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय, और ये क्या है, बेस इसका क्या है, मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो यही क्या मिलता है मुझे, के एच, है ना, यही तो होता है के एच, के पी इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, तो के एच क्या हो जाएगा, के एच इक्वल टू पी अपॉन मोल फ्रैक्शन, तो यहीं से ये आया, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, तो के एच बराबर होता है टेन थीटा के बराबर। तो बेसिकली अगर तुम्हें ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें एंगल दे रखा हो ग्राफ के साथ, तो तुम के एच यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ से, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर जो अपना के एच है वो कैसे अफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी पर, है ना, सॉलिबिलिटी पे कुछ असर डालेगा ना, तो कैसे अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली बस ध्यान रखना एक चीज़ ऐसे सवालों के लिए कि देखो, वैसे तो ये डिपेंड करता है किस पर, गैस पर, ठीक है, जैसे जैसे जो जो गैस होती है गैस पर डिपेंड करता है कि गैस का क्या के एच होगा, हर गैस का अपना अपना के एच होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का के एच अलग होगा, ठीक है, हीलियम का के एच अलग होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एनसीईआरटी के कुछ वैल्यूज़ लूँ, ठीक है, तो हीलियम के बारे में बात करा तो के एच जो होगा इसका कितना है, 144.92 बार में, ठीक है, किसमें, बार में, ठीक है, ये क्या है, के एच, ये मेरे पास गैसेस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ H2 की तो 69.16 बार होता है, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसका होगा 76.48, ठीक है। ये कुछ डेटाज हैं जो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो तुम्हें याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ क्या। देखो अगर के एच किसका ज़्यादा है, यहाँ पर के एच सबसे ज़्यादा हीलियम का है, ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा के एच, जिसका जितना ज़्यादा के एच उसका उतनी कम सॉल्युबिलिटी, ये ध्यान रखना है, उसकी उतनी कम सॉल्युबिलिटी, समझ में आई कहानी, जिसका जितना ज़्यादा के एच उसकी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी, इसको तुम इससे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, जितना ज़्यादा के एच उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी, समझ रहे हो, और जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना कम के एच, इसको इस वाले फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। तो देखो हीलियम क्या होगा, सबसे मिनिमम सॉल्युबल होगा, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट फिक्स कर रखा तीनों का, ठीक है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व, ये तो पता ही है ना कि सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, खैर, ठीक है। अब मैंने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, फिर बाद में इसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन N2, फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, अगर मैंने सॉल्वेंट फिक्स कर रखा, तो ऐसे सवाल आ जाएँ, ठीक है, मतलब MCQ में आ सकते हैं ऐसे सवाल, A B C ऐसे करके दे देंगे और तुम्हें टिक लगाना होगा सही वाले पे, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा के एच उतना ही कम सॉल्युबिलिटी, इतना ध्यान रखना, और इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो इस तरीके से भी, ठीक है। तो ये के एच के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब एक सवाल कर लेते हैं इस पर और फिर ख़त्म करते हैं हेनरीज लॉ को। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड बी डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर वाटर, सॉरी 1 लीटर वाटर है, एज्यूम डैट N2 exert अ पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना बार, ठीक है, गिवन डैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ फॉर N2 एट 293 केल्विन इज दिस, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, तो के एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 76.48 किलो बार, ठीक है, क्या है, किलो बार है, के बार है, तो किलो बार का क्या मतलब होता है, 10⁻³ बार हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या गया, के एच आ गया। अच्छा मुझे और क्या क्या गिवन है, ये सब मुझे क्या है, गिवन है, ठीक है, और क्या क्या गिवन है मेरे पास, मेरे पास है 1 लीटर वाटर है, ठीक है, अभी उस पर बात करते हैं, ठीक है, क्या है, 1 लीटर वाटर है जिसमें ये डिजोल्व करेंगे हम लोग किसको, N2 को, और पार्शियल प्रेशर दे रखा है किसका, N2 का, कितना है, 0.987 बार, ठीक है, बेसिकली ये बार में था तो इसको भी बार में कन्वर्ट कर लिया। तो पार्शियल प्रेशर दे रखा है, 1 लीटर वाटर दे रखा है जिसमें हमें N2 को डिजोल्व करना है, उसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, और उसके केस दे रखी है N2 की, और मुझे क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड, ठीक है, मुझे निकालना है हाउ मैनी मिली मोल्स, ठीक है, मतलब बेसिकली मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ N2 गैस, है ना, मोल्स कितने होंगे किसमें, जब मैं इसको मिला दूंगा 1 लीटर वाटर में तो इसके मोल्स कितने होंगे, तो बेसिकली मुझे ये फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा मुझे नजर आ रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है तो हेनरीज लॉ ही लगेगा, ठीक है, हेनरीज लॉ लगाऊंगा। बेसिकली क्या कहता है हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ उस गैस के, ठीक है, जो कि अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है, ये किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर, ये पार्शियल प्रेशर किसके दे रखा है, गैस जो बाहर है, ठीक है,
यहाँ से अगर मैं इसको प्रोपोर्शन साइन को हटाऊँ तो यहाँ से मुझे कांस्टेंट मिलेगा के एच विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, N2 कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाय के एच। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है N2 का 0.987 डिवाइड बाय के एच कितना दे रखा है 76.48 इंटू 10⁻3। ठीक है, और ये बार बार में तो बार बार कट गया। ठीक है, अच्छा तुम इसको ऊपर ले जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली जब तुम इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट, ओके, जब मैंने सॉल्व करा इसको तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 1.29 इंटू 10⁻5। ठीक है, इतना मोल फ्रैक्शन आ गया इसका N2 का। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। यहाँ से मुझे मिल गया मोल फ्रैक्शन। अब मैं देखो यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन मुझे पता है ऑफ N2 का, वो कितना है 1.29 इंटू 10⁻5। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली N2 का मोल्स डिवाइड बाय N2 का मोल्स प्लस वाटर का मोल्स, यही तो होता है ना। N2 का मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यही तो मोल फ्रैक्शन होते हैं। जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर मोल फ्रैक्शन मोल्स लिखिए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो मोल्स होंगे N2 के वो कैसे होंगे। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि आप मिली मोल्स निकालने हैं, तो वैसे तो बहुत छोटे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एज्यूमिंग करनी होती है। इसके हेनरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, हेनरीज लॉ के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एज्यूमिंग करनी होती है थोड़ी सी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टाइम पर। ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन N2 के जो होंगे वह बहुत ही कम होंगे किसके, सॉल्वेंट के केस में। सॉल्वेंट से बहुत ही कम होंगे मोल्स। ठीक है, जो सॉल्वेंट के मोल्स होंगे उससे बहुत कम होंगे सॉल्यूट के मोल्स, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हम नीचे से क्या कर सकते हैं, अगर मैं देखो 1 में ऐड करूँ 0.001, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 1.001। इफेक्टिवली अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये तो 1 ही रहा ना वापस से, है ना। ऐड करने से फ़ायदा क्या हुआ, तो मैं इसको तो नेगलेक्ट कर सकता हूँ ना इस चीज़ को, तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पर करा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा NO2 क्या करूँगा, नेगलेक्ट करूँगा। ठीक है, बट कहाँ से करूँगा, डिनोमिनेटर से, सिर्फ डिनोमिनेटर से। कहाँ से करूँगा, डिनोमिनेटर से, ऊपर से नहीं करूँगा। ठीक है, नीचे से करूँगा क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1.29 इंटू 10⁻5 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ N2O डिवाइड बाय मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, वाटर कितना दे रखा है, 1 लीटर वाटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 लीटर वाटर दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, मोल क्या, ये क्या दे रखा है, बेसिकली वॉल्यूम दे रखा है किसका, H2O का, है ना, कि कितना वॉल्यूम है वाटर, इतना वॉल्यूम है वाटर का 1 लीटर। ठीक है, एक चीज़ तो मेरी याद रखनी होगी, क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, 293 केल्विन पर डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ये फैक्ट है। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट है जो कि याद रखना होगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत यूज़ हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही नॉर्मली लग जाता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। अब ये ml में है और ये क्या है, लीटर में। ठीक है, ये ml में है, ये क्या है, लीटर में। तो इसे इसे ml में कन्वर्ट कर दो तो 1000 ml हो गया। ठीक है, अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है, 1000 ml डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, सॉरी 1 ml, एक गड़बड़ हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ml डिवाइड बाय ग्राम। ठीक है, तो देखो ml डिवाइड बाय ग्राम। ठीक है, तो ml से ml कट गया। ठीक है, और ये ग्राम ऊपर गया तो यहाँ से कितना आ गया, मास कितना आ गया हमारे पास H2O का, 1000 ग्राम आ गया। तो इतना ये भी याद रख सकते हो, 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। क्या याद रख सकते हो, ऐसे करके 1 लीटर में 1000 ग्राम वाटर होता है, H2O के केस में होता है सिर्फ ये, क्योंकि डेंसिटी उसकी कितनी होती है, 1 ml पर ग्राम होती है, 1 ml पर ग्राम होती है। ठीक है, तो मास आ गया। ऐसे ही मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोल्स चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। ये तो नेगलेक्टिंग वाला सीन हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हें निकालने हैं। ठीक है, N ऑफ N2O मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ सॉरी हाइड्रोजन नहीं वाटर, इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁵। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे मेरे पास, गिवन वेट डिवाइड बाय
मोलर मास इंटू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। गिवन वेट कितना आया 1000 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, यहाँ निकालता हूँ, ठीक है, वाटर H2O, ठीक है, H2O मतलब H मतलब 2 × 1 प्लस 16 मतलब कितना हो गया 18 ग्राम। तो बेसिकली कितना है ये 18 ग्राम, ठीक, ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ पर बचा 1.29 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे पूरा, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें आंसर मिलेगा, जैसे इसको डिवाइड करा मैंने, तो जब तुमने इसको डिवाइड करा, ठीक है, तो यहाँ से आया 55.55, ठीक है। और जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आया, ठीक है। बट हमें आंसर किस में चाहिए, मिली मोल्स में चाहिए। किस में चाहिए, मिली मोल्स में, ठीक है। मोल्स ऑफ NO2 कितने आए 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आया, ठीक है। मुझे करना है मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 7.16 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1 मोल्स, ठीक है। और इसकी मदद से, या फिर ऐसा करो इसकी बजाय क्या कर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, यहाँ पे बना देंगे इसको 0.716, और ये मिलके क्या बना देंगे मिली मोल्स। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है, मिली में कन्वर्ट कर दिया मोल्स को। तो यहाँ से तुम्हारा ये हेनरीज वाला एक ही सवाल था, ठीक है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते इससे, बेसिकली मैंने तो कोई सवाल नहीं देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, छापना है, ठीक है, और समझ लो कहानी क्या है और क्या कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन है, पहला क्या है, जो सोडा बॉटल्स होती हैं तो उसमें CO2 की सॉलिबिलिटी बढ़ाई जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ाई जाती है, उसका प्रेशर को हाई करके। कैसे बढ़ाई जाती है, प्रेशर को हाई करके, है ना। जो हम खोलते हैं तो फिज करके एकदम बाहर से आता है ना झाग से, तो वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि बाहर क्या है, प्रेशर कैसा है, बहुत कम है ना। मेरे पास क्या है, ये एक बॉटल है, ठीक है, क्या है मेरे पास, बॉटल है, ठीक है। इसमें मैंने प्रेशर बढ़ा के यहाँ पर CO2 को सॉल्युबल बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कैसा है, प्रेशर हाई है, प्रेशर क्या है, बहुत 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 हाई है। और बाहर प्रेशर कैसा है, लो है, प्रेशर प्रेशर क्या है, लो है। और यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो, सॉरी, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। और हर चीज़ कैसे जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है, इस दुनिया का लॉ है ये, है ना, ये तो पता ही होगा। तो जैसे ही मैं इस ढक्कन को खोलूंगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर, तो सारी की सारी गैस कैसे आएगी, बाहर की तरफ आएगी, तो वो फिज करके बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर हाई करके इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा जाता है ना। जो मैंने बताया ना, प्रेशर बढ़ा के सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसका एप्लीकेशन है ये हेनरीज ने दिया था, ठीक है। और कितनी मात्रा करनी है, कैसे करनी है, वो उसने अपना मैथमेटिकल मॉडल भी दे दिया था। अच्छा, एक है ये हाई एल्टीट्यूड वाला कहानी, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड वाली कहानी क्या है कि एक क्लाइंबर्स जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे यहाँ पर है, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वो क्यों लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसमें डिजॉल्व होना कम हो जाती है ना। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, क्या है, एक गैस है, जहाँ पे CO2 गैस थी, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, एक ब्लड होता है, ब्लड कैसा है, लिक्विड है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऊपर क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है। और प्रेशर हाई होने की वजह से, प्रेशर हाई होता है लो होता है, पहले तो ये बताओ, प्रेशर कैसे होता है, लो होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे। कहानी गड़बड़ हो गई, खैर कोई बात नहीं। प्रेशर क्या होता है, बहुत लो होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व हो जाती है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होती है ऑक्सीजन की, कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से, मतलब लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ब्लड में, जिसकी वजह से हमें वीकनेस और मतलब क्लियर विजन नहीं हो पाता, दिख नहीं पाता। और उस सिम्टम को, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एनॉक्सिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहानी है हाई एल्टीट्यूड की। अच्छा ठीक है, इसी वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, ऐसा कोई मन मर्जी नहीं होता कि अपनी तरफ से वो लेके जा रहे हैं सिलेंडर इतना भारी सा लाद के, ठीक है। चलो फिर अगले क्या है, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज टू स्कूबा डाइवर, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स होते हैं, याद है, देखा होगा, स्कूबा डाइवर जो डाइव करते हैं, बहुत अंदर तक जाते हैं पानी के। तो जैसे ही वो पानी, जैसे ये पानी है मेरे पास, यहाँ पर अपने पास क्या है, स्कूबा डाइवर है, ठीक है। अपने पास ये भी क्या लेते चलते हैं, सिलेंडर लेकर चलते हैं। वो उसमें क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। कहानी क्या है यहाँ पर, जब वो नीचे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर के साथ
यहाँ बढ़ेगा घटेगा जब नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो अब क्या होगा, इसमें सॉल्युबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है। और जैसे ही हम लोग बाहर आएंगे, ठीक है, अब हमारे अंदर तो जो भरा गया है वो ठूस ठूस के भरा गया है ना। मतलब अगर नेचर की बात करी जाए तो नेचर ने ठूस ठूस के भर दिया है। प्रेशर हाई है तो सॉल्युबिलिटी हाई है, तो इसमें से ऑक्सीजन जो होगी वाटर के अंदर, जो पानी के अंदर जो भी गैसेज होंगी वो सब डिजॉल्व होने लगेंगी ब्लड के अंदर। तो इसमें तो ठूस ठूस के भरा, जैसे तुमने क्या देखा था पहले वाले केस में, देखा था जब हमने CO2 को गैस को CO2 गैस को सोडा के अंदर ठूस ठूस के भरा था। और जैसे ही हम बाहर जाएंगे उधर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और हाई से लोअर मतलब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और हम फट जाएंगे, समझ रहे हो, हमारा खोपड़ा फट जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। जो फिज करके एकदम खुल जाएगा, ढक्कन खुल जाएगा हमारा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी एक हम लोग इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या लेके चलते हैं, सिलेंडर लेके चलते हैं, इसको ड्राइवर्स, ठीक है, ताकि वो मेंटेन रहे चीज़ें ऑक्सीजन का, ठीक है, डिजॉल्व होने का नहीं। ओके, अब बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। तो लिमिटेशन कुछ नहीं है, ठीक है, जो मैंने कंडीशन बताई वही याद रखना कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई और टेम्परेचर नॉट टू लो। मतलब प्रेशर जो होना चाहिए वो ज़्यादा ना तो हाई होना चाहिए और टेम्परेचर ना ही बहुत लो होना चाहिए, ठीक है, ये कहानी है पहली। दूसरी क्या है, गैस शुड बी अंडरगोज नॉट अंडरगोज एनी केमिकल रिएक्शन। अब देखो डाल्टन लॉ के थ्रू आया ये, है ना। हमने डाल्टन लॉ में क्या समझा था कि गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, मतलब कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज होनी चाहिए, तभी तुम्हारे क्या है हेनरीज लॉ काम करेगा, अगर दो से ज़्यादा गैसेज हैं तो, ठीक है। द गैस शुड बी अंडरगोज अंडर नॉट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन मतलब टूटना, बेसिकली रिएक्ट कर जाना, बेसिकली आयंस में डिसॉल्व हो जाना। तो आयंस में भी टूटनी नहीं चाहिए गैसेज। तो ये तुम्हारे कुछ लिमिटेशन है किसके, हेनरीज लॉ के। तो यहाँ से तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। धन्यवाद और जल्दी से टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।